स्क्वायर बाई सी स्टोर होता है। स्टार्ट हो गया। इसके अलावा कैपेसिटर, स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वोल्टेज डिफरेंस ई इंटू डी, है ना, फोर्स, ये इतनी बातें हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके कर चुके हैं। तो जितनी बातें अब तक कर चुके हैं उनके फॉर्मूलों पे हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। हाँ भाई, चलो ये क्वेश्चन दिया है, जिन लोगों ने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी है यहां से शुरू करें। कैपेसिटर का सी दे रखा है माइक्रो फैरेड। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फैरेड। फैरेड कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है। ऑब्वियसली उसको एमकेएस में कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है, बट उससे हमें मतलब नहीं है। सी इक्वल टू क्यू बाई बी होता है, तो हम उसको जूल वगैरह में भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर उसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है तो कितना चार्ज आया होगा? करते जाए, सी भी लगाएंगे। सी कितना है? 5 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है? 10। तो ये आ गया 50 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम, या इसको हम लिख देंगे 50 म्यूसी। अक्सर आंसर म्यूसी में लिखा होता है, मतलब माइक्रो कूलाम। पहला आंसर आ गया जनता का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर मैं खुद ही बता दूंगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना भी एक आदत है। पुट कर दिया है। C इक्वल टू क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो D बराबर कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई सी। एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना? -4। यूनिट का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूं। डिवाइड बाई सी। सी कितना? 5 इंटू 10 टू पावर -6। ये सॉल्व करके आता है 3.54, हाँ, इंटू 10 की पावर -10 मीटर। 3.54 इंटू 10 की पावर -10 मीटर सॉल्व किया हुआ रखा है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय द बैटरी, करते जाए, आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा। हम्म, 10, हाँ। जी मैं कोचिंग में हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज कै बजे तक मिलेंगे आपसे? वही 1 बजे तक रहूँगा मैं। बाकी मंडे को आपका खुला है सर जी? हाँ, मंडे खुला है। ठीक है सर। वर्क डन बाय द बैटरी, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? तो Q है 50 म्यू और V है 10।
म्यू का मतलब 10 की पावर -6 होता है, तो ये कुल मिला के 500 माइक्रो कूलाम, नहीं माइक्रो जूल, सॉरी एम माइक्रो जूल। कितने लोग आ गया है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C, जो लगाना हो, है ना। 5 म्यू इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 250 माइक्रो जूल। कितने लोग आ गया है? ठीक है, बैटरी ने 500 माइक्रो जूल किया, 250 स्टोर हो गया, तो बाकी सब, तो लॉस कितना हो गया? 250 माइक्रो जूल लॉस हो गया। फोर्स बिटवीन द प्लेट, तो Q की जगह 50 म्यू का स्क्वायर, म्यू का मतलब 10 टू पावर -6 का स्क्वायर है यार, Q स्क्वायर अपॉन 2 -12 इंटू एरिया 2 इंटू 10 की पावर -4। ये सब कुछ रखने के बाद जो आंसर आता है 7.1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। कितने लोग आ गया यार? चलो कोई बात नहीं। इतने क्वेश्चंस के बाद बैटरी हटा दी गई है, लिखा है, और उनके बीच का फासला डबल कर दिया गया है, यानी इनके बीच का फासला कैपेसिटर का पहले D था और अब वो बढ़ा के कितना कर दिया है? 2D। तो नया C, नया Q और नया V क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन यही है, नया C क्या हो जाएगा? क्या नया C नए D से तय होगा? इतना तो पुराना ही वाला C लिखा है, तो वो एक तरह से C बाई, यानी वो आ गया 2.5 माइक्रोफैरेड। क्या नया C आ गया? नई और बातें नहीं बताएं, कहां तक पहुंच गए? तो नया चार्ज पुराने चार्ज के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बैटरी हटाने के बाद चाहे जो कुछ कर दो, चार्ज में कोई बदलाव, तो ये 50 माइक्रो कूलाम ही रहेगा। नया पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर Q बाई नया C, और C हो गया है आधा, तो V हो जाएगा 20 वोल्ट। क्या सीधे लिख सकते हैं? सॉल्व करके भी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, न्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी अब नई वाली कितनी हो गई? तो यार C डबल हो गया है, आधा हो गया है, तो एनर्जी भी देखे जरा यार, क्या 125 माइक्रो जूल आ रहा है? अरे C आधा हो गया है, B एक मिनट, इससे लगाना ही सही नहीं है, सॉरी, हाफ Q स्क्वायर बाई C लगाना ठीक रहेगा, जस्ट अ मिनट। तो यार Q वही है, C आधा हो गया है, Q वही है, C आधा हो गया है, तो पता है ये एनर्जी पहले से दुगना हो जाएगी, यानी ये कितनी आ गई? 500 जूल। कितने लोग आ गया यार? इंक्रीज इन पोटेंशियल जी, डेल्टा यू कितना हो गया? 250 जूल। अच्छा यार, इस प्रोसेस में क्या चार्ज का फ्लो हुआ है? भाई कैपेसिटर में जितना चार्ज है बैटरी से कनेक्टेड है नहीं, कहां हुआ होगा? कहां से कहां हुआ होगा? यार प्लेटें जो चार्ज होल्ड करके बैठी हैं वो चार्ज बदल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं है, तो चार्ज क्या मूव कर सकता है कहीं से? और जब तक चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है तब तक लॉस का सवाल ही नहीं है। लॉस उस दौरान होता है जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही हो या डिस्चार्जिंग हो रही हो। यहां चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है, रुका हुआ चार्ज पे कोई लॉस का चांस नहीं होता है, तो फिलहाल लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। तो फिर ये एनर्जी बढ़ी कहां से?
यार हम लोग जानते हैं यार, जब भी कोई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, W एक्सटर्नल बराबर क्या होता है किसी सिस्टम का, चेंज इन पोटेंशियल जी। तो चेंज इन पोटेंशियल जी कितना हुआ है 250 जूल। तो इसका मतलब ये किसने किया है, बाहर के एजेंट ने। क्या जनता समझ पा रही है, एजेंट ने इतना वर्कडन किया होगा। तो इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी। अब एक साथ मैंने ये सारे करा दी हैं ताकि कुछ छूटे ना। बात क्लियर है। हम लोगों ने यार स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फॉर्मूला पढ़ा था, याद है यार। एक स्फेरिकल कैपेसिटर का, अरे नहीं यार, एक आर रेडियस के स्फीयर का 4 पाई एप्सिलॉन आर होता था। तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि लिक्विड स्फीयर है जिनमें चार्ज है, वो एक कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिनका रेडियस स्मॉल आर है, और एन स्मॉल स्फीयर मिलके एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं। क्या ये कहानी कई बार आ चुकी है, ये कहानी पोटेंशियल में आ चुकी है, ये कहानी फ्लूइड में आ चुकी है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता था, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर एन की पावर 1/3। ये कहां से आता है, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। इस एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और इन एन का वॉल्यूम, ये बराबर करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भूल भी जाओगे तो चलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसका सी पता है तो इसका बताओ, या उसका पता है तो यार सी स्मॉल वाले का पता है और बिग वाले का बताना है। चलो, क्या सी का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर होगा और बिग वाले का होगा एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर। तो मैं कैपिटल आर को क्या लिखने वाला हूं, स्मॉल आर एन की पावर 1/3। तो सी बिग बराबर क्या आ गया, सी स्मॉल इंटू एन की पावर 1/3। क्या ये सी का रिलेशन याद रहेगा। अक्सर ऐसा कहा जाए कि 8 बूंदें मिला के एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो सी की बातें करो। हम लोगों ने वी की भी बातें करी है इसमें पहले, याद है, पोटेंशियल की। अगर सब में कुछ क्यू क्यू चार्ज है और उनको मर्ज करके एक बड़ा बना दिया गया है, सब में क्यू क्यू चार्ज है और एक बड़ा बूंद बना दिया गया है, तो टोटल पोटेंशियल पहले का अगर वी था तो उसका वी प्राइम कितना हो जाएगा। इस तरह की बातें भी हम कर चुके हैं, तो वो पोटेंशियल में कर चुके हैं, अभी यार क्या बार बार करें।
एक कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हाफ CV²। ये पढ़ा है कि नहीं? एक कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, ऑब्वियसली यार चार्ज आता है तो एनर्जी आती है, और जैसी कैपेसिटर में चार्ज आता है तो उसके बीच वाले खाली रीजन में क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ऐसे समझ सकते हैं यार चार्ज एनर्जी का इंडिकेटर है, ऐसे कह सकते हैं यार पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी का इंडिकेटर है, और ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का इंडिकेटर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा चार्ज, इसका मतलब उतना ज्यादा। हम दो टर्म में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हाफ CV² यानी V के टर्म में, हाफ Q²/C मतलब Q के टर्म में। लेकिन हम चाहते हैं यार कि E के टर्म में भी एक फॉर्मूला बने, है ना, क्योंकि U का लेना देना Q से है, V से है, तो E से भी तो होगा, क्योंकि आखिरकार Q बढ़ने पे E तो बदलता है। तो मैं इस फॉर्मूले को जबरदस्ती E वाले लुक में लाने का प्रयास कर रहा हूं। किसको गायब करके E अपेयर कराएं? क्या V बराबर क्या होता है? तो मैं इसको लिख देता हूं, हाफ C का फॉर्मूला ε/A/d पढ़ा है, मैं पूरा लिख रहा हूं, और V की जगह ये आ गया हाफ ε/A/d² E² इंटू डी। देखो जरा ये आंसर आ गया हाफ ε/E²। मुझे क्यों लग रहा है मैंने, ओके ये डी था, ये स्क्वायर था, तो ये कितना बन गया यार? A इंटू डी। जरा ध्यान दें, कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी को हमने E से रिलेट किया है, मतलब कैपेसिटर के अंदर E इस बात का इंडिकेटर है कि सिस्टम में एनर्जी मौजूद है। लोग उसको फील्ड एनर्जी भी बोलते हैं, कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इंडिकेटर है कि उस सिस्टम में एनर्जी है। E जितना स्ट्रांग होगा U भी उतना ज्यादा होगा, एक बात, यानी U दो बातों पर डिपेंड करता है, E का स्ट्रांग होना और E कितने जगह पे है। क्या एरिया इंटू डी क्या हुआ यार? एरिया इस प्लेट का एरिया है, डी, तो क्या बता A इंटू डी, वॉल्यूम ऑफ द रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। क्या A इंटू डी इज वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, एम आई राइट? जितने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करती है, ये A इंटू डी उसी का वॉल्यूम है। तो अब यार ये फॉर्मूला किस बात का मैसेज दे रहा है? ये फॉर्मूला इस बात का मैसेज दे रहा है कि या तो तुम वॉल्यूम बढ़ा लो फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं, यानी यार इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहे, वॉल्यूम बढ़ा दो, यानी एक एजेंट लगा दो इसके बीच का सेपरेशन बढ़ाने के लिए, तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी, या इसका चार्ज बढ़ा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो भी एनर्जी, यानी दो तरीके से एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कारण से है, थोड़ा कम भरा करो यार, बहुत भर दिया। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कारण से है तो एनर्जी, तो यार लोगों ने एक आइडिया बनाया कि हम एनर्जी को वॉल्यूम के टर्म में देख रहे हैं, ये वॉल्यूम है, तो क्यों ना हम एक टर्म डिफाइन करें, एनर्जी डेंसिटी। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आ रही है तो हम कह सकते हैं वहां एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर है ना, और अगर हमें पूरा वॉल्यूम पता है तो पूरी एनर्जी आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम पता है तो सैंपल आ जाएगा। हमें किसी चीज का पर पता हो तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करके, तो हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी। तो ये अगर V वॉल्यूम की एनर्जी है तो पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा कैपिटल U में वॉल्यूम डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा हाफ ε/E²। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, हमें याद रखना है। और अब इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब में इतनी एनर्जी है, ये इंडिकेटर है। E बढ़ेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी भी, एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अब अगर हमें वॉल्यूम पता है तो बाद में मल्टीप्लाई कर दो। क्या जनता समझ पा रही है? ये फॉर्मूला भले हमने कैपेसिटर से निकाला है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहां भी किसी भी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फॉर्मूला काम करता है ना। ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स के लिए वैलिड है, चाहे वो कैपेसिटर की हो चाहे किसी की हो, क्योंकि इस आंसर में कैपेसिटर का कोई पैरामीटर दिख ही नहीं रहा है। ये जो आंसर है वो कैपेसिटर की किसी भी पैरामीटर से परे है, तो ये आंसर
जैसे कोई कहते यार इस एक क्यूबिकल रीजन है ए का, ए साइड का एक क्यूबिकल रीजन है जिसका वॉल्यूम ए क्यूब है और इस रीजन में ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ कितनी एनर्जी होगी, किसी भी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो हम कहेंगे यार हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर के साथ इसका वॉल्यूम यानी ए क्यूब मल्टीप्लाई कर दो तो ये उसकी एनर्जी हो जाएगी। हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर के साथ ए क्यूब मल्टीप्लाई कर दो तो ये उसकी एनर्जी हो जाएगी। क्यूबिकल रीजन में कितनी फील्ड एनर्जी स्टोर है ये निकालने का तरीका है। नोट कर लिया भाई। अगर बहुत सारे मल्टीपल वायर्स में चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि अगर इधर पे चार्ज आया है कुछ Q और कुछ वायर में चार्ज गया है तो नियम क्या कहता है, इस जंक्शन पे चार्ज स्टोर हो नहीं सकता है, तो जितना आएगा तो Q बराबर क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितना भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। सर्किट डीलिंग में ये काम आएगा। सर्किट डीलिंग के लिए चार्ज कंजर्वेशन वैसा ही नियम है जैसे किरचॉफ्स का करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ भी क्या कहता है, जितना आएगा उतना जाएगा, वो करंट के लिए है और ये किसके लिए है, चार्ज के लिए है। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग वोल्टेज इक्वेशन समझने वाले हैं फॉर अ सर्किट। फॉर अ सर्किट चार्ज कंजर्वेशन समझ में आ गया है। वोल्टेज इक्वेशन फॉर अ सर्किट, तो खैर ये वोल्टेज इक्वेशन जो हम लिखने वाले हैं उसको लेके किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने लॉ दिया था कि फॉर अ लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। फॉर अ लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होता है। खैर, लेकिन हम उस लॉ को समझने वाले हैं। अभी लॉ का एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, तो हम एकदम बेसिक से चीजों को समझेंगे तो और ज्यादा हम लोग जनरलाइज थॉट डेवलप कर पाएंगे। कोई एक बैटरी लगी है तो बैटरी का काम है अपने पॉजिटिव से चार्ज देना और निगेटिव पे चार्ज को खींचना। तो सोचो यार बहुत सारे कैपेसिटर का यहाँ जाल बना हुआ है, यहां से क्यू जाएगा तो सबसे पहले इस कैपेसिटर प्लेट को प्लस क्यू मिलेगा, सामने वाली प्लेट से ये प्लस क्यू को रिपेल साथ ही साथ कर रहा होगा, ये प्रोसेस साथ ही साथ चलता है। थोड़ा सा डी क्यू आएगा तो ये डी क्यू यहां से रिपेल कर दिया जाएगा और वो डी क्यू लौट के बैटरी में आना भी चाहिए। फिलहाल मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि ओवरऑल अब तक प्लस क्यू जा चुका है तो यहां से प्लस क्यू रिपेल कर दिया जा चुका है। वो प्लस क्यू आगे इस रास्ते पे दो रास्तों पे जा सकता है, तो मैंने यहां मान लिया है कि Q1 चला गया है तो यहां कितना गया होगा, Q माइनस Q1 गया होगा। यहां Q1 तो यहां Q माइनस, अब इस प्लेट पे कितना आएगा, प्लस Q माइनस Q1, यहां उतना ही नेगेटिव आएगा,
प्लेटें आपस में आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखती हैं, तो जितना Q माइनस Q1 इधर आएगा उतना माइनस आएगा, माइनस आने का मतलब इसने प्लस भगा दिया है, तो यहां से क्या भाग गया, Q माइनस Q1। अच्छा अब यार ये Q1 यहां चला आ रहा है, तो यहां प्लस Q1 आएगा, यहां माइनस Q1 आएगा, और यहां से Q1 भगा दिया गया, यहां से Q माइनस Q1 लौट के आ रहा है, यहां से Q1 और मिलके कितना हो गया, तो क्या बैटरी का जो बैलेंसिंग है कि जितना भेजा था उतना लौट आया, ये नियम पहले तो फॉलो हो गया। बैटरी कभी अपनी इम्बैलेंसिंग नहीं करती, जितना एक एंड देती है उतना दूसरे एंड वापस भी खींचती है। क्या बात समझ में आ रही है? लूप 1 के लिए केवीएल लगाना है, ए से वापस ए के लिए, ए से वापस ए के लिए, बट मैं इसको स्टेप बाय समझा रहा हूं ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आए। मुझे बताओ ए और बी में कहां का पोटेंशियल ज्यादा है? हाँ, क्या मैं कह सकता हूं बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से V ज्यादा है? बैटरी का जो V होता है वो दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ए और बी में कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? बी का, और कितना ज्यादा होगा? जितना बैटरी का वोल्टेज। ये बात समझ में आ गई? बी और सी में कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो जवाब है एक वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यार सी और बी सेम पोटेंशियल पे है। अरे एक वायर के अक्रॉस है ना, नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर। एक वायर जो कि नॉन रेजिस्टिव है, नॉन रेजिस्टिव है, तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। सी इसका नाम रख दिया तो इसका मैं डी रख देता हूं। बताओ सी और डी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो कैपेसिटर का हाई कहां है? इधर, वहां लो है। तो क्या मैं कह सकता हूं सी में से अगर मैं कुछ पोटेंशियल घटाऊंगा तो डी का आ जाएगा। कितना घटाऊंगा? जितना उस कैपेसिटर का पोटेंशियल है। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है? अगर कैपेसिटर का Q पता हो और C पता हो तो V इक्वल टू होता है Q बाई, तो मैं कहूंगा यार Q बाई C1 घटा दो, दैट इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, तो कहां का वोल्टेज आ गया? D का। यार VC ये मैं किसी एंड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिख रहा हूं, ये डिफरेंस नहीं है। चलो D तक पहुंच गए हैं। D और A में कहां का पोटेंशियल ज्यादा है? यार D हाई से जुड़ा है और A लो से जुड़ा है, और दूसरा A तो यार सुपर निगेटिव से जुड़ा है, तो A और D में कौन ज्यादा होगा? क्या D के पोटेंशियल में से कुछ घटाएंगे तो कहां का आ जाएगा? A का। कितना घटाएं? C2। क्या इस बात पे किसी को आपत्ति है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको ऐड कर रहा हूं। बता ऐड करूंगा तो VC से VC कैंसिल हो जाएगा, VD से VD, VB से VB, VA से, चलो VA अगले लाइन में कैंसिल कर देंगे, ये आएगा VA बराबर VA प्लस V माइनस Q बाई C1 माइनस Q माइनस Q1 बाई C2। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा? 0 बराबर V माइनस Q माइनस C1 Q माइनस Q1 बाई C2। यही किरचॉप्स की लाइन है। किरचॉप क्या कहता है कि किसी लूप के अक्रॉस एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0। तो देखो एल्जेब्रिक सम ही तो है ये, बढ़ने को प्लस लिखा है, घटने को माइनस लिखा है, तो ये एल्जेब्रिक सम किसके बराबर आ गया? 0। यही किरचॉप्स का लूप लॉ है जो मैंने समझाया है, मैंने लॉ नहीं बताया, मैंने सीधे सीधे स्टेप बताए हैं, यानी लॉ का एक्सप्लेनेशन है। अब हम समझ सकते हैं कैसे काम कर रहा है। ये पूरे स्टेप समझना इसलिए जरूरी, कभी कभी हम लूप इक्वेशन नहीं लगाएंगे, 2 पॉइंट के पाथ इक्वेशन ही लगाएंगे। मान लिया इधर से लेके इधर तक का सफर तय करना है तो पूरा लूप कवर ही नहीं होगा, तो इसलिए हमें यार ये भी समझ में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्योंकि लूप की जरूरत ज्यादा पड़ती है और अक्सर हमें लूप के लिए केवीएल लगाना पड़ता है, तो मैं जरा इस लाइन को तुम्हें समझा रहा हूं कि कैसे ये लाइन सीधे सोच सकते हैं। सीधे मैंने कहा यार ए का कुछ पोटेंशियल है VA, इधर से चलते हैं पूरा लूप का सफर तय करने। क्या यहां से B तक आना है तो पोटेंशियल बढ़ेगा? क्या ये सम कहां का पोटेंशियल दे रहा है? B का। फिर यहां से C तक कोई फर्क, तो कुछ बात नहीं करते।
सी से डी पहुंचेंगे तो कुछ घटेगा कि नहीं, तो ये पोटेंशियल अब कहां का आ गया, डी का। फिर बताओ डी से यहां फिर से घटेगा, तो ये तीनों का सम किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। बराबर क्या लिख दिया, वी ए। तो वी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगली लाइन ये आ जाएगी। क्या ये काम सीधे भी तो किया जा सकता है? मुझे बताओ यार, लूप 2 के लिए ये काम हम सीधे करते हैं, चलो बताएं जरा। डी का कुछ पोटेंशियल हमने मान लिया है कि वीडी है, यहां और यहां में घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो मैं लिखूंगा माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई C3। ये स्मॉल क्यू माना था, यहां आ गए। फिर यहां से यहां तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, यहां से यहां माइनस Q1 बाई, अरे वो Q ही माना था मैंने, Q1 बार बार क्यों लिख रहा हूं। चलो यहां आ गए, मुझे बताएं यहां आ गए, फिर यहां से वापस C तक पहुंचना है, यहां से वहां जाएंगे, बढ़ेगा या घटेगा, तो प्लस, क्या ये पूरा सम फिर से D का पोटेंशियल दे रहा है कि नहीं, VD VD कैंसिल, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। मैं यार ये केवीएल इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, मुद्दा है यार इस पे हर ब्रांच पे जगह जगह जो चार्ज गया है वो निकालना। तो कितने अननोन है हमारे यार, एक कैपिटल क्यू अननोन है और दूसरा स्मॉल क्यू, या जो भी Q1 जो भी माना है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दो अननोन है कि नहीं, और हमारे पास इक्वेशन भी दो है, वोल्टेज दिया ही होगा, C1 C2 दिया ही होगा क्वेश्चन में। तो क्या दो इक्वेशन सॉल्व करके दो अननोन, पहले केवीएल समझ लें, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में आएगा तब तुम्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। केवीएल समझ लें कैसे लिखते हैं। VB बराबर ये ए से चले यहां आना था, बढ़ेगा कि घटेगा, तो ये सम वहां का वोल्टेज है। हाँ, ए से चले, बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो जोड़ दिया, तो क्या वो यहां का वोल्टेज नहीं आ गया, क्यों, ए का वोल्टेज पता है क्या तुमको, नहीं पता ना, तो कैसे कह सकते हैं अभी होगा, इसका वोल्टेज 0 होता है क्या, कोई नियम नहीं इसको लेके। तो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, उसके लिए तुम्हें केवीएल इक्वेशंस लिखना है, और उसके बाद
सॉल्व करके Q और स्मॉल q लाना भी है। ठीक है, पहले ये नोट कर लें और फिर मैं सर्किट के लिए सिक्स वोल्ट है, सॉरी ये डायग्राम है। तो हम लोगों ने यार दो अननोन माने हैं Q और स्मॉल q, और वो भी माइक्रो कूलाम में अननोन माने हैं। ये क्या बात हुई माइक्रो कूलाम में? देखो ऐसा है कि C माइक्रो फैरेड में है, तो ये हमने माइक्रो कूलाम में मान लिया है। उससे सॉल्विंग आसान होगी, माइक्रो दिखाना मुश्किल काम होता है, ऐसे में माइक्रो कट जाएगा। बैटरी से Q निकला, यहां प्लस Q यहां माइनस Q, Q रिपेल कर दिया गया। Q को दो रास्ते मिले, एक जगह स्मॉल q गया, एक Q माइनस Q, यहां प्लस Q माइनस Q, Q भगा दिया गया, यहां प्लस Q माइनस Q, Q भगा दिया गया, यहां से Q माइनस Q आ रहा है, यहां से Q आ रहा है, मिलके कितना हो गया Q। क्या सब जगह हमने पहले तो चार्जिंग दिखा दी। हमारा अननोन क्या क्या है, कैपिटल Q और स्मॉल q, और वो भी माइक्रो कूलाम में आएंगे, ये भी हमें पता है। जिस लेवल पे कैपेसिटर होता है उसी लेवल का चार्ज आंसर आता है। तो यार एक हमें ए से शुरू करके ए के लिए केवीएल बनाना है लूप 1 के लिए, और फिर एक केवीएल हमें डी से शुरू करके डी के लिए बनाना है लूप 2 के लिए। दो इक्वेशन बनाना है, और फिर उनको सॉल्व करके क्यू का आंसर बताना है।
आजकल विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी पे कुछ विवाद चल रहा है क्या? बड़ा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, क्या हो गया है? कौन स्कैम डाले? हाँ, कोच तो ये बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उनका चला नहीं, उनका उड़ गया तो इसमें कुछ किनका नहीं चला? संदीप मिस्त्री का उतना फेमस नहीं हुआ जितना विवेक बिंद्रा का हुआ, हाँ हाँ, उसी में कुछ चल रहा है। हाँ भाई, केवीएल बना पाए कि नहीं? मिलाएं जरा पहला केवीएल। यार सीधे लूप इक्वेशन लिखना है, मैं यहां से शुरू करूंगा, पूरे स्टेप नहीं। बता, ए का कुछ पोटेंशियल हम मान लेते हैं VA, वहां से यहां आएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा? कितना? 6। अब यहां से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहां से यहां घटेगा कितना? Q माइक्रो डिवाइड बाई 6 माइक्रो। यार Q भी माइक्रो में है और 6 भी, तो क्या माइक्रो माइक्रो कैंसिल, इसीलिए हमने ये माइक्रो लिया भी है। क्या जनता समझ पा रही? यहां तक आ गए D तक, फिर D से यहां आएंगे तब ये भी माइक्रो में है, डिवाइड बाय 1 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल। अब ये कैंसिल हम बार बार दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अननोन माइक्रो में माना है। क्या हम घूम फिर के वापस BA पे आ गए कि नहीं? BA से चले थे, BA पे आ गए, BA कैंसिल, तो इक्वेशन पता है क्या बन गई? 6 बराबर Q बाई 6 प्लस Q माइनस Q। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 7Q माइनस 6Q डिवाइड बाई 6 बराबर 6, तो 36 बराबर 7Q माइनस 6Q। ये पहली इक्वेशन बनी है। कितने लोग बन गए यार? दूसरी अभी यार बनाना है, बुला के दिखाना है, जिसका हो जाए वो सॉल्व करके आंसर तक पहुंचे। दिल्ली के सिंहासन कंसंट्रेशन चेक कर रहा हूं मैं। नहीं, ये 2 केवल 1 में थोड़ी मल्टीप्लाई हुई, यहां भी तो होगा। लूप 2 की इक्वेशन बनाए पहले, तो फिर दोनों को सॉल्व करना है। लूप 2 की इक्वेशन कितने लोग की आ गई है? लूप 2 ठीक है, हाँ। इतना गंदा आ रहा है? अरे प्लान तो मैंने बहुत बढ़िया किया था यार, इतना गंदा नहीं आएगा। आंसर क्या आ रहा है भाई? हाँ, अच्छा कुछ आना चाहिए। केवीएल बना तुम्हारा? बन रहा है।
लूप 2 के लिए हम लोग डी से शुरू करके वापस डी के लिए बनाते हैं। वी डी यहां से यहां जाएंगे, बढ़ेगा या घटेगा? माइनस क्यू माइक्रो अपॉन 6 माइक्रो, यहां आ गए। फिर यहां से यहां में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर यहां से यहां में माइनस क्यू बाई 3, फिर यहां से यहां में बढ़ेगा क्यू माइनस क्यू बाई 1 बराबर क्या? बी सी बी डी, बी डी बी डी कैंसिल। तुम कहोगे सर ये लिख के क्यों बार बार कैंसिल करते हैं, सीधे जीरो ही लिखा करिए। ऐसे लोग करते हैं, बट इसके भी फायदे हैं, समय आने पे पता चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं यार, सब जगह 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो माइनस क्यू माइनस 2q प्लस 6q माइनस 6 स्मॉल क्यू बराबर क्या? 0। 9 माइनस 9q बराबर माइनस 6q, तो q बराबर आएगा 2/3 कैपिटल Q। मैं ये स्मॉल q उठा के यहां रख देता हूं, 2/3 कैपिटल Q, तो आएगा 3q बराबर 36, तो कैपिटल Q बराबर 12। लेकिन ध्यान रखना यार, हमारा Q अननोन माइक्रो कूलाम में था, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 12 माइक्रो कूलाम। तो स्मॉल q कितना आ गया? 2/3 इंटू 12, 8 माइक्रो कूलाम। देख रहे हैं यार, आ गया भाई। यार ये एक्सट्रीम मामला है, केवीएल लगाना पड़े ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है, शायद ही कभी लगाना पड़े। लेकिन केवीएल वो चीज है कि जो इस टॉपिक की भाषा है, इस टॉपिक में कुछ भी फंसेगा तो उसका जवाब कौन देगा? केवीएल। इसलिए केवीएल से हम बच नहीं सकते हैं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने केवीएल पे परफेक्शन लाने का प्रयास किया है। क्या जनता समझ पा रही है? अभी नहीं, समय आने पे करेंगे, कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, बट अभी हमने मुश्किल से किया है। समय पे हर चीज पहले से नहीं हो सकता ना यार, बिल्कुल कर सकते हैं इसको, सीरीज पैरेलल से बहुत आराम से कर सकते हैं, बट सीरीज पैरेलल अभी पढ़ा कहाँ है, तो पढ़ने के बाद हम उसका सब देखेंगे। अभी हमारा गोल है केवीएल सीखना, तो केवीएल सिखाने के लिए मैंने ये सब बताया है। नो डाउट इस क्वेश्चन को बेटर तरीकों से किया जा सकता है, और इस तरीके से तो कभी नहीं करेंगे जिस तरीके से अभी किया है, ठीक है। हर चीज का एक सही समय होता है, और समय से पहले हीरो की मां नहीं बताती कि हीरो के बाप को किसने मारा। तो यार V का वोल्टेज हमने 3 कैपेसिटर में ऐसे लगाया है, जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इससे चार्ज निकलेगा, और सब में चार्जिंग होते हुए, रिपल करते हुए सब में चार्जिंग हो जाएगी। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि कुछ कैपेसिटर लगे होंगे, उनका एक एंड हायर मोस्ट पोटेंशियल पे होगा और एक एंड लोअर मोस्ट पे होगा। हायर से जब लोअर की तरफ चार्ज चलेगा तो एक ही रास्ता होगा, और जब एक ही रास्ता है तो सब में चार्ज क्या होगा? तो चार्ज ऑन ईच इज सेम। चार्ज सब में क्या होगा? सेम होगा। क्या सबका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी सेम होगा?
हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर क्या होता है, Q बाई C, पढ़ा है कि नहीं? अगर Q सब में सेम है तो पता है V1 V2 और V3 किस रेशियो में होगा, 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3, पोटेंशियल इस रेशियो में होगा। कोई दिक्कत है यार? ये कुछ दो बातें हैं जो नोटिस करने की हैं। तीसरी बात है, इन सबको अगर मुझे एक दिखाना हो, एक कैपेसिटर दिखाना हो C इफेक्टिव, तो C इफेक्टिव क्या आता है, क्या कारण है, सब अभी रहने देते हैं, सीधे रिजल्ट पे आते हैं। 1/C इफेक्टिव बराबर क्या, 1/C3। तो यार सीरीज कॉम्बिनेशन में C का आंसर वैसा है जैसे रजिस्टर वाले में पैरेलल का आता था, नहीं, स्प्रिंग में जो सीरीज का होता था वही आया है, बिल्कुल ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सोचो यार, अगर C1 C2 सब सेम हो, बहुत सारे सब C हो, तो 1/C इफेक्टिव बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 n टाइम्स, अगर ऐसा है तो C इफेक्टिव कितना आएगा यार, 1/C इफेक्टिव n/C आया है, तो C इफेक्टिव कितना आएगा, C/n, यानी C और C के दो कैपेसिटर लिखे हैं तो कितना आएगा, बोलो, C/2। C और C के तीन कैपेसिटर हैं तो कितना आएगा, क्या जनता समझ पा रही है? C1 C2 दो कैपेसिटर हैं, C इफेक्टिव कितना होगा, हाँ सॉरी सीरीज में, C1 C2 दो सीरीज में है तो C इफेक्टिव कितना होगा। इसका हम फॉर्मूले सीधे बना लेते हैं, दो के लिए ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, बार बार। तो C इफेक्टिव आएगा C1 C2 अपॉन, ये भी हम रट लेते हैं। तो कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे सेम के केस में C/n हो जाता है, दो के केस में ये हो जाता है। मेन फॉर्मूला तो यही है यार, इसी से हमें सब समझ में आ जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है सीरीज कॉम्बिनेशन की मेन बातें? बहुत सारे कैपेसिटर को एक दिखाना इज इफेक्टिव। नोट कर लिया भाई लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो कुछ कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है कि उनके एक एंड्स कॉमन हाई पोटेंशियल पे हैं, एक एंड्स कॉमन हाई पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड यानी हाई से कनेक्टेड है और दूसरा एंड कॉमन है, आपस में जुड़ा है और किससे कनेक्टेड है, लो से कनेक्टेड है। तो अगर इस तरह से कैपेसिटर कनेक्टेड है तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो भी चार्ज यहां से जाएगा 3 में डिस्ट्रीब्यूट होके फिर वापस 1 होके वापस आ जाएगा, 3 में बटेगा फिर लौट के वापस आ जाएगा। देख लिया यार, काफी मेहनत से बनाया था मैंने। तो क्या इस बार हम गारंटी ले सकते हैं कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच, वो क्या है, इज सेम। जो एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या चार्ज सबके अक्रॉस सेम होंगे? नहीं, Q बराबर क्या होता है, C बाई V, और क्योंकि V फिक्स है तो हम कह सकते हैं यार Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 किस रेशियो में होगा, C3 के रेशियो में होगा? नहीं, तो ये दो बातें ध्यान रखना है। और C इफेक्टिव इस केस में कितना आता है, C1 प्लस C2 प्लस, यानी इन तीन की जगह अगर मुझे एक कैपेसिटर दिखाना हो C इफेक्टिव तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यार सेम कैपेसिटर हो सारे ऐसे, n कैपेसिटर हैं, सबको लेटर से C कह दें तो C इफेक्टिव कितना हो जाएगा, n टाइम्स, तो ये कितना आ गया, NC। कहने की जरूरत नहीं यार, दो हैं तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, क्या दो का याद रखना है, 3 का याद रहेगा तो सब याद रहेगा। यानी यार यहां C इफेक्टिव बढ़ जाता है, वहां C इफेक्टिव कम हो जाता है। ओ माय गॉड, सॉरी, Q बराबर क्या होता है, सॉरी, अच्छी बात यह है कि V फिक्स है तो ये कोई गलती नहीं हुई है। तो यार सीरीज पैरेलल देख सब लोग जानते ही हैं, बट इतनी देर के डिस्कशन के बाद भी अक्सर लोग याद नहीं रख पाते सीरीज पैरेलल होता क्या है। तो हम लोग सीरीज पैरेलल पे और बातें करने वाले हैं। एक बड़े से कैपेसिटर को रिड्यूस करके एक सी दिखाना, और उसकी शुरुआत होती है सीरीज पैरेलल ढूंढने से लेके। ठीक है, जब भी हम एक बड़े कैपेसिटर को रिड्यूस करते हैं, यहां हम रिडक्शन पढ़ने वाले हैं और उसकी जगह एक दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि हमें यह तय करना होता है किसके अक्रॉस। तो दो पॉइंट हमेशा दिए जाते हैं जिनके अक्रॉस इफेक्टिव लाना होता है, यानी P और Q वो दो पॉइंट है जहां हम बैटरी लगाने वाले हैं। ठीक है, और इन सबको एक सी देखने वाले हैं। तो यार इसकी शुरुआत हमें करना है चार्जिंग करके। सबसे पहले मन में जल्दी जल्दी चार्जिंग चलना चाहिए। चार्जिंग हमेशा क्या है, हाई से, सुपर हाई से चार्ज चलता है, लो ढूंढता हुआ जिस रास्ते से लो मिल जाए उस रास्ते चला जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिस जिस रास्ते से वो लो पे पहुंच सकता है हर उस रास्ते पे चार्ज चलेगा। यानी यार यहां से क्यू चलेगा तो यहां डिवाइड होगा,
यहां Q जाएगा तो Q1 जाएगा, तो यहां Q माइनस, क्या ये Q1 जा रहा है, निगेटिव जाने का ये भी एक रास्ता है कि नहीं, तो यहां कुछ Q2 जाएगा, तो यहां कुछ Q2 जाएगा, तो यहां Q1 माइनस Q2, क्या ये Q2 आगे जाएगा, इस रास्ते निगेटिव में पहुंच सकता है कि नहीं, तो यहां कुछ Q3 जाएगा, तो यहां ये Q3 यहां से होता हुआ फिर यहां वापस आएगा, यहां से Q2 माइनस Q3 आ रहा है, यहां से Q3 आ रहा है, मिलके कितना हो गया Q2, यहां से Q2 चला आ रहा है, यहां से Q1 माइनस Q2 चला आ रहा है, मिलके कितना हो गया Q1, यहां से Q1 चला आ रहा है, यहां से Q माइनस Q1 मिलके कितना हो गया, क्या बैटरी से जितना चला था उतना वापस आ गया। ये मन में जल्दी जल्दी चल जाना चाहिए, जैसे नदी पहाड़ से समुद्र का रास्ता ढूंढती है और जहां उसको जब नीचे का लेवल मिल जाता है वहां वो टर्न कर जाती है, उसी तरह से यार पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढता हुआ इस रास्ते भी आया है, इस रास्ते भी, इस रास्ते भी, इस रास्ते भी, ये मन में जल्दी से चल सकता है, इसके लिए हमें कोई लिखना नहीं पड़ता है। ये भाव आ गया यार। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है या नन में है, तो तुम पूछोगे कौन से दो, मैंने तो अभी बताया नहीं कौन से दो, बता यार, ये और ये आपस में किसमें है, सीरीज वाले हाथ उठाएं, सीरीज, पैरेलल वाले हाथ उठाएं, पैरेलल, नन वाले हाथ उठाएं, तो इसका जवाब है नन। क्या बताओ, जो चार्ज इधर से गया वही चार्ज इसमें गया है, नहीं गया है, तो सीरीज में कैसे हो सकते, सीरीज में तो सब में चार्ज, तो सीरीज नहीं है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी, दो एक किनारे कॉमन हाई पे होते हैं और दूसरा किनारे कॉमन, तो यार इन दो प्लेटों का एक ही टर्मिनल कॉमन है, ये और ये, दूसरा एक हायर मोस्ट से जुड़ा है और एक बहुत लो से जुड़ा है, वो कॉमन ही नहीं है, तो पैरेलल भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, नन है। और ये भी एक जवाब हो सकता है, नन। क्या जनता समझ पा रही, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। क्या किसी को झटका लगा है कोई, क्योंकि तुमने इससे पहले सीरीज पैरेलल ही पढ़ा है, नन कभी पढ़ा नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, ये 2 और ये 2 आपस में सीरीज में है, पैरेलल में है या नन में है, जनता बताएगी। चलो सीरीज वाले हाथ उठाएं, पैरेलल वाले हाथ उठाएं, नन वाले हाथ उठाएं, नन। अगेन पैरेलल की कंडीशन हमने क्या पढ़ी है, पैरेलल कंडीशन कि एक तरफ वाली प्लेटें कॉमन पे हो हाई पे और दूसरी तरफ वाली कॉमन लो पे, तो क्या ये प्लेट और ये प्लेट कॉमन है, अरे बीच में कैपेसिटर आया उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट कर दिया, क्या ये प्लेट और ये प्लेट कॉमन है क्या, अरे बीच में कैपेसिटर आ गया उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर दिया, तो इसकी कोई भी प्लेट कॉमन नहीं है, केवल आमने सामने आने से थोड़ी पैरेलल हो जाते हैं कि सर वो अगल बगल सीरीज होता है आमने सामने पैरेलल होता है। अक्सर हम लोग चीजों को ऐसे ही देखते हैं, एकदम क्लियर थॉट के साथ देखेंगे तो क्या इस पूरे सर्किट में कहीं कुछ भी स्पष्ट तौर से सीरीज या पैरेलल नजर आ रहा है कोई, अच्छा ये सबके अंदर पता नहीं क्यों फीलिंग होती कि हाँ सर यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं, इधर से शुरू करिए, वो वाला है, साइड वाला ये और नीचे, वो लग रहा है पहला, वो जो ऊपर 3 ये नीचे 3 ये और ये। चलो देखते हैं, वेरी गुड, कुछ तो सोचने के लिए दिया। क्या एक एंड सुपर हाई है, एक एंड सुपर, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन, क्या ये और ये कॉमन है, बीच में कैपेसिटर है भाई, तो ना इधर कॉमन ना उधर कॉमन, तो पैरेलल कहां से हो गया भाई मेरे, सीरीज है, सीरीज है। पता है क्यों, क्योंकि जो चार्ज इससे गया है वही लौटा है इससे, बट मैंने पूछा ही नहीं इसीलिए।
तो ये दोनों सीरीज है। इससे भी स्पष्ट सीरीज कुछ कहीं नजर आ रहा है जहां से हमें सर्किट को रिड्यूस करना सोचना चाहिए? अच्छा, ये सबको फील होता है कि कहां से शुरू करना है, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस करी है कि हमें ये तो पता चल जाता शुरू कहां से करना है। कहां शुरू करें? इधर से। क्या ये 3 और 3 स्पष्ट तौर पे सीरीज पे है? तो अगर इन तीनों को हम रिड्यूस कर दें तो 3 सीरीज में है तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इन 3 को हटा के मैंने 1 लिख दिया। और हटाने के बाद अब फिर से क्या ये दोनों स्पष्ट तौर पे स्पष्ट पैरेलल है? क्यों यार? ये दोनों कॉमन है, सुपर हाई तो नहीं है लेकिन हाई है। ये दोनों कॉमन है, सुपर लो तो नहीं है लेकिन बैटरी के नेगेटिव के करीब है ये, और वो पॉजिटिव के करीब है। चार्ज इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये लो है और ऊपर, तो कॉमन हाई पे 2 प्लेटें और कॉमन, तो ये दोनों स्पष्ट पैरेलल हैं। तो 2 और 1 को हटा के हम क्या लगा सकते हैं? 3। जैसे यार इन दोनों की जगह 3 लगाएंगे तो क्या 3 3 और 3 वापस 1 हो जाएगा, फिर 1 और 2, फिर 3 3 3 1, फिर 1 3, फिर 3 3 1, इसका 1 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। क्या जनता समझ पा रही है? शुरू वहां से करना है जहां कुछ स्पष्ट नजर आए, और तीनों जवाब होते हैं। जैसी तुम्हें लगे यहां तो ना सीरीज है ना पैरेलल, तो वहां से शुरुआत करने की कोशिश नहीं करना है। जहां हमें स्पष्ट नजर आए वहां से हम शुरुआत करेंगे। क्या जनता समझ गई है? बस एग्जाम्पल नोट कर लें, इससे ज्यादा कुछ सब मन के अंदर रखें, क्योंकि सब कुछ कॉपी पे नहीं आ सकता है, कुछ बातें हमारे मन में आती हैं, कॉपी पे नहीं। एक डायग्राम बनाएंगे भाई लोग, पूरे नहीं बनाएंगे यार। ये सब मेरे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी बना देता हूँ, मगर तुम लोगों के पास थोड़ी है ऐसा कॉपी पे। होगा भविष्य में, लोग टैब लेके आएंगे बड़ा सा। चाइना में यही हो रहा है ना, इंडिया अभी पीछे है चाइना से। लाइफ में उनकी एक ही कॉपी रहेगी, दैट इज टैब। बड़ा सा टैब होगा और उस टैब में पेन से लिखने का ऑप्शन होगा। हाँ, आईपैड में पेन होता ही है, बहुत बढ़िया। नोट्स खोने का डर नहीं, सीधे चोरी होगा, मगर वो हम लोग ड्राइव में सेव कर लेंगे। यस, ड्राइव में सेव कर लेंगे तो वापस मिल जाएगा। तो ये सब जमाना यहाँ भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी तो आ ही चुकी है, लोग खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो 1 लाख रुपए का टैब लेने से अच्छा है पूरी जिंदगी भर रजिस्टर यूज करेंगे तो भी 1 लाख नहीं लगेगा। ऊपर से टैब पे लिखना ना उतना क्लोज नहीं लगता है, जैसे इस पे मैं लिखता हूँ और बोर्ड पे लिखता हूँ, तो इस पे लिखना उतना अच्छा नहीं लगता है देखा जाए तो। हाँ भाई, तो कैसे रिड्यूस किया है समझ में आया? जहां स्पष्ट सीरीज मिल जाए या पैरेलल मिल जाए, तो ये डायग्राम बना के आंसर लिख लो, बाकी छोड़ दो। और जरूर नहीं इतना बड़ा डायग्राम, एक आध लेटर कम कर दो, आंसर सेम ही आएगा। हटा दे भाई। मुझे लगता है यार वीडियो रिकॉर्ड होना ना ये फीचर बन जाता है, और फीचर बनने से लोग डिपेंडेंस बन जाता है। लोग क्या सोचते हैं कि रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जब फुर्सत होगी देख लेंगे, और उस चक्कर में देख कोई नहीं पाता है। मैं बता दूं, रह जाता है वो। जितना ऑफलाइन पढ़ लो वही समझ लो है, वही तुमने पढ़ा है, फिर नहीं देख पाते हैं। इस पर तो गलत कल्चर है यार। मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ कुछ दिन बाद। तो आते हैं कभी-कभी तो इमरजेंसी हो जाती है तो अच्छा, जिन क्लासेस में रिकॉर्डिंग फीचर नहीं है तो लोग उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये भी है। जैसे बायो केमिस्ट्री में
कहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, केमिस्ट्री में होती है, तो उसको प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं बच्चे, उसको प्रायोरिटी में रखते हैं कि मतलब कि यार ये छूट गया तो हमें मिलेगा नहीं, ये छूट गया तो मिल जाएगा। सब बंद करने वाला हूं मैं सब। ऐसा कीजिए लग दीजिए कि जो बच्चा क्या कहते हैं आता है वो दे दे। मतलब इसका मतलब कि मैं उनको क्लास में आराम करने की अनुमति दूं कि तुम क्लास में आओ, बस पढ़ो, चाहे मन से ना पढ़ो, घर पे तुम्हें वीडियो मिल ही जाएगा। बिल्कुल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, जनता मुझे बताएगी ये हायर मोस्ट सुपर पॉजिटिव पोटेंशियल, ये सुपर नेगेटिव पोटेंशियल, सुपर पॉजिटिव सुपर नेगेटिव, मुझे बताओ ये चार्ज यहां से चलेगा, फिर यहां डिवाइड होगा नेगेटिव रास्ते जाने का, यहां से नेगेटिव आ गया, यहां से डिवाइड होगा, फिर यहां से इस रास्ते, फिर यहां डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे करके वापस आ जाएगा। क्या जल्दी से मन में ये चल सकता है? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये 200 और ये 200, ये 200 और ये 100, चलो ये 200 और ये 200, हाँ कंफ्यूजन यहां से होगा, ये 200 और ये 200 सीरीज में है, पैरेलल में है या नन में है? 1 2 3, तो स्पष्ट ये और ये आपस में हैं, नहीं क्या? मैंने कब कहा पैरेलल? तुम्हारे मन में पैरेलल का भाव आ रहा था। कितने लोग कहते हैं सीरीज है, पैरेलल सीरीज, सीरीज, पैरेलल वाले हाथ उठाएं, नन वाले हाथ उठाएं, नन है। सीरीज कौन से नियम से भाई? क्या यहां से क्यू चलेगा तो जो क्यू इधर जाएगा वही इधर आएगा, फिर यहां डिवाइड नहीं होगा? सीरीज में नहीं है, इसका मतलब यहां से शुरू नहीं कर सकते। चलो ये 200 और 100 आपस में किसमें है? ये 200 और ये 100 आपस में, क्या ये स्पष्ट तौर पे पैरेलल नजर आ रहा है? सीरीज वाले हाथ उठाएं, पैरेलल वाले हाथ उठाएं, पैरेलल, नन वाले हाथ उठाएं। यार दो प्लेटें सुपर हाई पे हैं, सुपर हाई, हाँ नीचे से नहीं है कहां? रुको, ये सुपर लो पे है बैटरी के सुपर निगेटिव से, फिर यहां से यहां हाइयर होगा थोड़ा सा, यहां और हाइयर होगा, तो क्या ये निगेटिव तो है मगर सुपर निगेटिव? क्या ये प्लेट और ये प्लेट आपस में सीधे जुड़ी हैं क्या? बीच में इतने सारे कैपेसिटर आ रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहे हैं? सुपर हाई कॉमन है मगर सुपर लो कॉमन, इसका मतलब ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में है, इसका मतलब यहां से भी हमें शुरुआत क्यों नहीं करनी? मैं उसका जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर भाव तो है शुरू कहां से करना है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों यहां से करना है। मुझे लगता है वो भाव सबके मन में क्वेश्चन देते ही आ गया था कि कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करेंगे, सबको दिख रहा है। अच्छा ये चीज क्वेश्चन देखते ही आ गई थी या बाद में आई है? देखते ही आ जाती कि यहां से शुरू करना है। क्यों? ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है, दो प्लेटें कॉमन सुपर लो पे है और दो सुपर हाई पे तो नहीं है, बट हाई पे है और कॉमन है। तो बता यार 100 और 100 200, अब 200 और 200 100, ये पूरा रिड्यूस होकर 100 बन चुका है। वो 100 100 के साथ फिर ये पूरा 200, ये 200 और फिर 100 और 100, यानी इसका कितना आने वाला है? पिको फैरेड, पिको मतलब 10 टू पावर -12 होता है। क्या जनता समझ पा रही है? अब यहीं से क्यों शुरू करना है? क्योंकि कोई और स्पष्ट सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहीं से शुरू करना है।
नोट कर लिया भाई लोग? तो यार इस तरह के अगर सीरीज पैरेलल आएंगे तुम बड़े आराम से कर लोगे। इनको मैं बोलता हूं ऑब्वियस सीरीज पैरेलल। ऑब्वियस क्यों? क्योंकि बहुत ऑब्वियस यार, यहां से शुरू करो रिड्यूस होता चला जाएगा। फिर एक कैटेगरी आएगी कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल, वो 2 क्लास बाद आएगी, 1-1.5 क्लास बाद आएगी। ऑब्वियस सीरीज पैरेलल आएंगे तो तुम बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, अब इस पे यार मैं और प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चन मिलेंगे तुम कर लोगे। ये क्या हो रहा है यार? ये चार्ज इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो हम कोई चार्ज को 3 पैरेलल कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। सबको पता है अगर चार्ज ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये जोन हाई है और ये जोन लो है। चार्ज यहां 3 में स्प्लिट होगा और फिर यहां से लौट के फिर से 1 हो जाएगा। नहीं, जितना था ये यार, इधर के पीछे भी कुछ होगा, बैटरी सर्किट जो कुछ हो, इसके आगे भी कुछ होगा, उसको हमने बनाया नहीं है। बस ये चार्ज आ रहा है और 3 में डिवाइड हो रहा है, हमें Q1 Q2 Q3 लाना है। ऐसी रिक्वायरमेंट अक्सर सर्किट डीलिंग में पड़ती है। तो इसको मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पैरेलल। 3 पैरेलल ब्रांचेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे बताओ चार्ज तीनों में किस रेशियो में जाता है? क्या Q बराबर CB होता है? किस रेशियो में जाता है? C1:C2:, यानी 6:3:, जाता है कि नहीं? अब किसी भी चीज को किसी खास रेशियो में डिवाइड करना हो तो इसका एक्सप्रेशन हमने बचपन में पढ़ा है, 6th-7th में जब भी पढ़ा हो, किसी चीज को रेशियो में लाना। तो पहला चार्ज होगा 6/सम ऑफ रेशियो इंटू 242। दूसरा चार्ज होगा 3/टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू 242। और तीसरा आंसर होगा 2/टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू 242। यार ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रेशियो पता चल जाए तो किसी, जैसे 200 रुपए को अगर 3:1 में डिवाइड करना है तो ये तो फील हो जाता है लोगों को। 3 का थोड़ा मुश्किल है। 200 रुपए को 3:1 में डिवाइड करना हो तो एक को कितना मिलेगा? 150 और 1 को 50। नहीं, कैसे आया? तो यार 3 + 1 होगा 4, 200 में 4 से डिवाइड करो 50 आया। तो एक का रेशियो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो एक का। लॉजिक समझ पा रहे हैं? 2 का डिस्ट्रीब्यूशन तो फील होता है। जैसे कोई कहे 30 वोल्ट को 2:1 में डिवाइड करो, 30 कूलाम को 2:1 में डिवाइड करो तो एक का 20 कूलाम आएगा और एक का 10 कूलाम। क्या 2 वाला फील होता है? अब उसके लिए भी ये मेथड कर दो अगर नहीं फील होता है तो। क्या फील हो रहा है? 100 को 4:1 में डिवाइड करो, 80-20, वो 3:1 हुआ। तो 2 वाला फील होता है यार। अगर मैं 100 रुपए कहता तो सही आ जाता। 100 रुपए को 4:1 में डिवाइड करना है, क्योंकि रुपए में गलती नहीं होती अक्सर। 80 और 20। तीन के केस में मेथड लगाओ, 2 के केस को फील करके भी बता सकते हो। क्या जनता समझ पा रही है ये क्या है? एक C है, एक 2C है, 9 कूलाम का चार्ज है। बताओ नौ कूलाम, Q बराबर 9 कूलाम। दैट्स इट। इससे आसान क्या होगा यार? 2:1 में डिवाइड करना है और क्या। इसके लिए मेथड भी नहीं लगाना पड़ता, फीलिंग। क्या बात समझ में आ गई? तो एक रिक्वायरमेंट थी, मैं चार्ज को 3 पैरेलल पाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और अब एक रिक्वायरमेंट आने वाली, ये नोट कर लिया? जल्दी करो।
दूसरी रिक्वायरमेंट है यार वोल्टेज को कैपेसिटर में डिवाइड करना। 24 वोल्टेज मैंने 3 में लगाई है, 24 वोल्ट। तो यार इसका V1, इसका V2 और इसका V3 तीनों में पोटेंशियल आएगा, और जितना यहां बढ़ा है वो तीनों में मिला के घटेगा। ये तो जानते हो यार, जितना यहां बढ़ा है उतना तीनों में मिला के, यानी हम कह सकते हैं 24 V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ये तो सबको समझ में आना चाहिए कि V1 V2 V3 मिला के कितना है 24। अच्छा रेशियो कैसे बनता है इसका, क्या V बराबर Q बाई C होता है, तो V1 इज टू V2 इज टू V3 वो 1/12 1/6 1/4 होगा। यार ये रेशियो गंदा रेशियो है, इसको सिंपल रेशियो में बनाना है तो वो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो नहीं बिगड़ता। बताओ वो नंबर क्या चुने यार, पूरे में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो बढ़िया हो जाएगा 1:2:3। ये बढ़िया लग रहा है ना। क्या इसका भी 1:2:3 था, इसका भी वही है। मल्टीप्लाई करने से रेशियो 1:2 को अगर कोई 2:4 लिख दे तो क्या रेशियो बदल गया? जनता समझ पा रही? फिर से अब वही बात आ गई यार कि V1 का रेशियो और V1 टोटल पता है, तो क्या उसको डिवाइड करने के नियम क्या है? V1 हो जाएगा 1 + 2 + 3 × 24, V2 हो जाएगा 2 × 24 और V3 हो जाएगा, क्या जनता समझ पा रही है? समझ गए यार? सब मिला के 24 वोल्ट है। तो ये दो जगह पे हमने ना ज्यादा मेथड के चक्कर में पड़ने के बजाय बस ये काम करना है जल्दी से। बहुत ज्यादा उसको स्टेप वाइज बनाने की कोशिश करो तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब फिर से वही बात है कि अगर डेटा बहुत बढ़िया है तो फील हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं ये जो बैटरी है ये 30 वोल्ट की है और एक कैपेसिटर 2C है और एक C है। ये और इसमें यार एक बात ध्यान रखना, उल्टा होता है, यहाँ इनवर्स रिलेशन है। तो ज्यादा वाले में कम वोल्टेज और कम वाले में, बात क्लियर है? अगर इसको किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचा यार V1 = V2 क्या होगा, 1/2 = 1/1, तो ये क्या आ गया 2:1, तो एक का रेशियो ट्वाइस होगा, एक का रेशियो 1 होगा। तो बता यार V1 कितना आ गया 2/2 + 1 × 30 और V2 कितना आ गया 1/2 + 1 × 30। क्या मेथड करने की जरूरत है यार? हमारा दिमाग इससे तेज चलता है, बस हम लोग यूज नहीं कर पाते, अलग बात है। नहीं, क्या फीलिंग पहले ही आ गई होगी तुम्हें? ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल शुरू में जब केवीएल समझाया था तो दिया था, और तब मैंने कहा था कि समय आने पे इसको जल्दी मेथड से करेंगे। वो गंदा मेथड था, वो जनरल मेथड था, गंदा नहीं था, वो जनरल मेथड था। और हर चीज जो ज्यादा जनरल है उस पर स्टेप ज्यादा होंगे, और अब हम पर्टिकुलर मेथड से इसको करने वाले हैं। कैसे? मुझे बता, ये सारे कैपेसिटर जो तुम्हें नजर आ रहे हैं उनको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ये कितना था? ये 6 था। अच्छा लिखा तो है, बहुत दूर लिखा है। तो क्या हम उसको रिड्यूस करना शुरू करें? कहां से रिड्यूस करना शुरू करें? जहां से स्पष्ट कुछ नजर आ रहा है। जनता बताए कहां से नजर आ रहा है? किसमें है? अरे जो चार्ज यहां जाएगा वही यहां जाएगा। भी ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो पैरेलल है, ये मत बनाओ यार। ये बचपन वाली चीजें हैं कि तुम लोग कहते थे आमने सामने पैरेलल होता है, अगल बगल सीरीज होता है। यहां मैं आमने सामने सीरीज दिखा रहा हूं और अगल बगल पैरेलल भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बताओ 6 और 3 2, फिर 2 और 1 3, सॉरी 2 और 1 3,
तो फिर 3 और 6 कितना 2, तो कुल मिला के एक बैटरी 6 वोल्ट की और पूरा कैपेसिटर सी इफेक्टिव कितना आ चुका है 2। तो बता 6 वोल्ट की बैटरी तो ये कितना चार्ज सप्लाई करेगी? अरे बोलो यार, सी इफेक्टिव 2 कितना 12। क्या इतनी मेहनत से हमने 12 माइक्रो कूलाम लाया था कि नहीं? और अब इजी आ गया। अच्छा एक बताओ, यहां से 12 चला है, यहां से 12 कूलाम चला है, तो 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक 1 वाला एक 2 वाला। तो 12 को 2:1 में डिवाइड करो, कितना आएगा? पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 4। नहीं हो रहा, तो सम ऑफ रेशियो 1:2 और इसका रेशियो 2 आएगा भाई, और दूसरे का रेशियो कितना आएगा? क्या जनता समझ पा रही है? ये भी तो हमने निकाला था। तो एक का कितना आ गया 8 माइक्रो कूलाम और दूसरे का कितना, यानी यार ये वाला 8 माइक्रो कूलाम आ गया, तो ये कितना आया होगा 4 माइक्रो कूलाम। क्या सब कुछ हो गया? क्या इसमें समय ज्यादा लगा या पहले वाले में? ये वाला मेथड लगाना है, वो केवल केवीएल समझने के लिए था। हर चीज का एक सही समय है, और समय आने पे ही हीरो की माँ सही चीज बताए तो ज्यादा फायदा होता है। तो वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि केवीएल समझाना था, और ये इसलिए बताया है कि देखो अब समझो कि वो नहीं करना है, आना चाहिए वो। बात समझ, तुम यार पावरफुल तभी बनोगे जब तुम किसी को पनिशमेंट कर सकते हो मगर तुम उसकी सजा माफ कर दो। दैट इज द पावर। मतलब तुम्हें आता सब कुछ है मगर तुम सिंपल मेथड भी जानते हो, है ना? तुम कर सब कुछ सकते हो, ये है। तुम्हें आना बहुत कुछ चाहिए, जरूरत कमी की पड़ती है, उस चीज की जरूरत कभी कभार पड़ती है, बड़े टूल्स कभी कभार, पनिशमेंट किसी किसी को देना है, ये मतलब दैट इज द पावर। इंसान को ऐसा होना चाहिए। क्या जनता समझ गई यार? ये क्वेश्चन है तो यार, ये मैंने मिटाया कहां था, इसीलिए Q12 आया था, तो यार हम लोग अभी काफी सारे कैपेसिटर पे डील कर रहे थे, अब हम कुछ लिमिटेड कैपेसिटर पे डील कर रहे हैं। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक में चार्ज है एक खाली है, और दोनों को मैं आपस में जोड़ने वाला हूं। और मुद्दा क्या होगा कि हमें यह पता करना है कि कनेक्शन के बाद इसमें और इसमें कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी चार्ज दोनों में है, एक में है एक में नहीं है, कनेक्शन के बाद दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज। तो मैंने यार पहले इनकी पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट कर दिया, निगेटिव अभी नहीं किया है। अच्छा मुझे बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ये कनेक्ट कर दिया, ये प्लेटें, तो क्या यहां से कुछ चार्ज यहां तक आ चुका होगा कि नहीं? तो मैं बता दूं एक क्लियर बात कि प्लेटों के एक तरफ का कनेक्शन करना, दूसरे तरफ का नहीं किया है, तो ये चार्ज यहां से मूव नहीं करेगा। ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अगर थोड़ा सा चार्ज पॉजिटिव यहां कम हो और साथ साथ यहां से भी जाने का रास्ता हो तो ही चार्ज मूव करेगा। यानी यार आधा कनेक्शन करने से चार्ज कभी मूव नहीं करेगा। मेक इट क्लियर। तो सोचो यार मैंने इसका भी कनेक्शन कर दिया, ये स्विच था, इसको ऑन कर दिया। बंद करना मतलब ऑन करना है, क्लोज का मतलब ऑन करना है। यहां पे जब हम कहते हैं यार बत्ती बंद कर दो, तो हम बंद करते हैं, उस समय ये स्विच आउट करते हैं। बेसिकली स्विच क्लोज नहीं होता, उस समय आउट होता है। ये चिटकनी जो लगी है ये क्या करती है यार, क्लोज करती है तो ऑन होता है, और आउट करती है बंद हो जाता है। खैर मुझे बताओ, मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, तो अब ये प्लस क्यू से कुछ चार्ज
चल के यहां आ जाएगा और यहां से भी कुछ चार्ज यहां आएगा। ऑब्वियसली यार यहां से कुछ चार्ज निगेटिव यहां आएगा, है ना, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, या माइनस बाहर ले लो तो क्यू माइनस क्यू। कुल मिला के ऐसा है ना, हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना, निगेटिव अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। कोई दिक्कत है? मुद्दा यार ये फाइनल चार्ज Q1 फाइनल और Q2 फाइनल कितना होगा ये हमें लाना है। Q1 फाइनल और या तो फ्लो ऑफ चार्ज ले आए या तो Q1 फाइनल। तो कई बार लोग फ्लो ऑफ चार्ज लाने का मेथड क्या बना लेते हैं, वो भी सही है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि दोनों कनेक्ट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यार, Q माइनस क्यू बाई 2C और इस C है सॉरी, और इसका क्या Q बाई 2C, दोनों को बराबर कर दिया गया। सॉल्व करके Q निकाला जा सकता है, Q सॉल्व करके निकाला जा सकता है, मैं निकाल देता हूं। 2Q माइनस Q बराबर आएगा 2Q बाई 3, 2Q बाई 3, और ऊपर वाला पता है फिर कितना बचेगा, ये आंसर आएगा Q बाई, दोनों आ गए। बट मैं ये मेथड नहीं समझाने वाला, ये भी एक तरीका है। मैं एक और तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि वो तरीका बहुत ज्यादा वर्सटाइल और बहुत ज्यादा काम का है, मल्टीपर्पज है। मैं यार इन दो कैपेसिटर को दो नहीं देखूंगा, क्या देखूंगा, एक, और एक देखूंगा तो ये दोनों आपस में किस कैटेगरी के, किस कॉम्बिनेशन में है। तो 3C का एक कैपेसिटर देखो, इनकी इन दोनों प्लेट में मिला के जो चार्ज है वो इधर लिख दो, और इन दोनों में जो मिला के है बस एक ही का लिखो, दूसरा तो अपने आप एडजस्ट करेगा। बताओ इन दोनों मिला के कितना चार्ज था, बता, इसके दोनों टर्मिनल का वोल्टेज VAB कितना हो गया, Q बाई 3C। अब यार एक कैपेसिटर तो VAB आ गया। अब VAB का मतलब क्या हो गया कि इधर अगर मैंने कुछ A माना है और इधर मैंने कुछ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो यार वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के लिए है कि नहीं है। जो VAB मैंने अभी अभी लिखा है क्या वो इसका भी है, और तो Q1 फाइनल पता है कितना हो जाएगा यार, Q इक्वल टू CV होता है, तो C इंटू V, और Q2 फाइनल क्या हो जाएगा, C, तो कितना आ गया। क्या ये भी आंसर वही दे रहा है कि नहीं, नो डाउट हो सकता है किसी को वो अच्छा लगे, पहले हमने फ्लो ऑफ चार्ज निकाल दिया फिर फाइनल निकाल दिया, लेकिन मैं कहूंगा यही तुम्हें लगाना है, इसके फायदे बहुत सारे हैं। क्या जब हम एक देख रहे हैं ना, तो इस सिस्टम में अगर कोई तुमसे पूछे VAB बताओ, तो क्या यहां से VAB आ गया, नहीं आया। VAB लाने के लिए तुम्हें ये Q वापस यहां रखना पड़ेगा, तब आएगा, मेथड बड़ा हो गया ना। अगर वोल्टेज लाना ही मकसद है तब तो ये करना सबसे बढ़िया है। कोई पूछे इस सिस्टम की एनर्जी बताओ, तो यार इस मेथड से करोगे तो तुम्हें उसकी एनर्जी इसकी एनर्जी अलग अलग लोग जोड़ के, और अगर पूछे इसकी एनर्जी बताओ तो तुम्हें क्या लिखना है, हाफ CV स्क्वायर C3C और V जो भी निकाला है एक बार में। तो इसलिए ये मेथड करना है, आना बहुत कुछ चाहिए, मगर ये भी पता होना चाहिए बेस्ट क्या है, बेस्ट यही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है कैसे किया मैंने, नोट करें। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने का ये तरीका है, और उसका चार्ज लाने का तरीका मैंने बताया है। इसमें पूछा जाता है कभी कभी लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, जब भी कभी लॉस ऑफ एनर्जी पूछे तो बड़ा सिंपल है यार, पहले एनर्जी किसके अंदर थी और बाद में पूरे सिस्टम में आ गई, नहीं तो पहले वाले से बाद वाला घटा दो, दैट्स इट। पहले की एनर्जी कितनी थी इस क्वेश्चन में, हाफ Q स्क्वायर बाई C, और अब कितनी आ गई, वो आ गई, वो जो आई है, बस घटा दो तो लॉस आ जाएगा। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ये फाइनल है।
मतलब लॉस ऑफ एनर्जी में पहले Q इनिशियल का स्क्वायर बाय C फिर माइनस Q फाइनल का स्क्वायर बाय C। क्यू इनिशियल का स्क्वायर बाई सी एक ही के अंदर था ना, हाँ अगर दोनों के अंदर होता तो U1 प्लस U2 दोनों करना पड़ता। अभी ऐसा भी हो सकता है, केवल एक ही के अंदर तो एनर्जी था पहले। हटा दे भाई लोग। चलो अब मैं कह रहा हूं एक और क्वेश्चन है जिसमें दोनों के अंदर चार्ज है, ध्यान दो जरा, दोनों के अंदर चार्ज है, एक में क्यू है, अच्छा कैपेसिटेंस नहीं दिया, एक का सी है और एक का 2C है। चलो ऐसा है तो मैंने एक प्लेटें आपस में जोड़ दी, चार्ज फ्लो हो जाएगा? नहीं। कब तक नहीं होगा? जब तक, तो जब दोनों जोड़ दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब मान लिया मैंने दोनों जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए, तो इसके अंदर कुछ Q1 फाइनल आएगा और इसके अंदर कुछ, वही पूछा है Q1 फाइनल Q2 फाइनल। बल्कि यार देखो तुम पॉजिटिव तरफ देखा करो, लिखा पॉजिटिव करो, नेगेटिव अपने आप एडजस्ट होता है। मैं इसको लिख रहा हूं Q1 फाइनल, इसको लिख रहा हूं Q2 फाइनल, क्यों जरा बताओ? इस प्लेट और इस प्लेट में मिला के चार्ज कितना है? प्लस 2Q, इसी में है ना, और इन दोनों में मिला के कितना है? और इन दोनों को अगर एक दिखाना हो तो कितना दिखाओगे? 3C। और अब बताओ यार, इसको A और इसको B लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो क्या इधर पॉजिटिव आएगा उधर? ये भी पक्का हो गया। मुझे बताओ VAB कितना? B आ गया। और अब बताओ Q1 फाइनल कितना? कितना? 2Q/3। और Q2 फाइनल कितना? अरे 2Q/3C इंटू C करोगे, इसका कितना आएगा? 2C इंटू, तो ये आएगा 4Q/3। हो गया यार। और यहां उसका नेगेटिव आ जाएगा। क्या समझ गया यार? कोई दिक्कत? अच्छा, पॉजिटिव पोटेंशियल कहां का होगा? जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी क्लियर है। दूसरी तरफ अपने आप कैसा हो जाएगा? उसका नेगेटिव। क्या जनता समझ पा रही है कुछ कैसे करना है? चलो यार, इस क्वेश्चन में मैं लॉस तुम्हें दिखा देता हूं, कैसे लॉस कैलकुलेट करना है, ये ज्यादा अच्छा होगा। बता, सिस्टम में पहले कितनी एनर्जी थी, कैसे लिखोगे? यार पहले एनर्जी इसमें भी थी, और भाई अभी जोड़ा नहीं है ना, तो पता है कितनी एनर्जी है? हाफ Q² उसके अंदर है, प्लस हाफ 3Q² इसके अंदर है, अलग अलग। जब जोड़ दिया तब, यार अब की एनर्जी अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए? हाफ 2Q² डिवाइड बाई, हाँ हाफ CV² से भी लिख सकते थे, बट मुझे लगता है एक ही लुक में लिख दें तो अच्छा रहेगा। बल्कि ये VAB तो फिर भी लाना पड़ता है, ये तो तुरंत दिख जाता है। क्या जनता समझ पा रही है? U फाइनल ये है, और इनिशियल में इस बार दोनों के अंदर थी, पिछली बार एक के अंदर थी। तो होमवर्क क्या है तुम्हारा इसमें यार? 18 से लगा के 33 तक